हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आप लोगों को पता ही है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर का सीटेट का पेपर आता है उसमें जो विज्ञान शिक्षण आता है उसमें कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी की जो बुकें होती हैं उनमें आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो पे हम अध्याय 7 और अध्याय 8 देखेंगे। कौन सी क्लास का? क्लास 6 का। सबसे पहले हम क्लास 6 की बुक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 7 की, उसके बाद 8 की। तीनों ही बुक हम आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट करवाएंगे। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने 1 से लेकर 6 तक अध्याय देखा है। आज हम 7 और 8 देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। सबसे पहले देखेंगे हम अध्याय 7। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जिससे भी सीटेट में क्वेश्चन बन सकता है उन सभी पॉइंटों को यहाँ पर आपको क्लियर करवाया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जब हम पौधों का परीक्षण करते हैं तो पाते हैं कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सभी पौधे एक जैसे नहीं होते, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ धरती पर हरे धब्बे जैसे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खरपतवार। खरपतवार क्या होता है? खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग आते हैं, इन्हें कहते हैं खरपतवार। खेतों में जैसे हम कुछ बोते हैं, जैसे हमने गेहूं बोया है, लेकिन गेहूं के साथ साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उगाते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते कि यह उगे, उन्हें कहते हैं खरपतवार। नेक्स्ट है, हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे शाक, झाड़ी, वृक्ष। 3 संवर्ग कौन कौन से हो गए? शाक हो गया पहला, दूसरा झाड़ी, तीसरा वृक्ष। अब हम देखेंगे शाक क्या होता है, झाड़ी क्या होता है, वृक्ष क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे शाक क्या होता है। हरे एवं कोमल तने वाले शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं। शाक क्या कहलाते हैं? जो हरे होते हैं और कोमल तने वाले होते हैं। झाड़ी क्या होती है? कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, इन्हें क्या कहते हैं? झाड़ी। आगे हम आपको दिखाएंगे कि झाड़ी शाक कैसे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वृक्ष। वृक्ष क्या होते हैं? कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें वृक्ष कहते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा वृक्ष। तना मोटा होता है, इसमें जो ये शाखाएं निकली हुई हैं ये थोड़ा ऊपर से निकली हुई, तने के थोड़ा ऊपरी भाग से निकली हुई हैं। जबकि ये झाड़ी है, इसमें शाखाएं एकदम तने के नीचे से ही निकली हुई हैं। ये हो गई हमारी झाड़ी, ये वृक्ष और ये हो गया शाक। ये तीनों हमारे कंप्लीट हुए। आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें बिसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे आसपास के ढांचे से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे आरोही कहलाते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो कमज़ोर तने के कुछ पौधे होते हैं जिनके तने काफ़ी कमज़ोर होते हैं, वो सीधे उससे खड़े नहीं हो पाते हैं, तो वो क्या होते हैं? ज़मीन पर फैल जाते हैं। लेकिन कुछ तने ऐसे भी होते हैं जो आसपास की किसी भी ढांचे को प्राप्त करके, जैसे कुछ होते हैं वो दीवार पर चढ़ जाते हैं, कुछ होते हैं कि वो अगर उनके आसपास कोई पेड़ है, अच्छा वृक्ष है, तो उस पर चढ़ जाते हैं। जो ऊपर चढ़ जाते हैं उनको आरोही कहते हैं और जो ज़मीन पर फैले रहते हैं उनको बिसर्पी लता कहते हैं। ये देखिए, ये ज़मीन पर फैले हुए हैं और ये इन्हीं के कुछ भाग ये ऊपर चढ़ रहे हैं। ये वृक्ष को पा गए हैं, वृक्ष का तना मोटा होता है जिसे पाकर ये चढ़ रहे हैं, तो ये है हमारी आरोही लता। आगे देखेंगे। तना। तना क्या होता है? जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। जल तथा खनिज तने की पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचते हैं। तना का काम क्या है? जल तथा खनिज लवणों का संवहन करना। कैसे संवहन करना? जल तथा खनिज लवण तने की पतली नलिकाएं जो होती हैं उनके द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भाग जो होते हैं उन सभी भागों तक पहुंचते हैं। कौन कौन? जल और खनिज लवण। पत्ती देखेंगे क्या होती है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। ये देखिए हमारी पत्ती, ये इसका ये नुकीला भाग है जो तने से जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए कोई तना है, ये भाग है, इसको कहते हैं पर्णवृंत। आगे है, पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। फलक किसे कहते हैं? ये जो पत्ती का चपटा हरा भाग है पूरा, इसको हम कहेंगे पूरे को फलक। ये हो गया हमारा फलक।
नेक्स्ट है, पत्ती के रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है, इसे मध्य सिरा कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये जो पत्ती के बीच में एक मोटी सिरा दिखाई दे रही है, इसी को हम कहेंगे मध्य सिरा। नेक्स्ट पॉइंट है, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा हो तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। सिरा विन्यास किसे कहते हैं? ये जो पत्तियों की ओर डिजाइन बने होते हैं, और यदि ये डिजाइन दोनों ओर बने हो, देखिए इसमें दोनों ओर बने हैं, तो ये हो गया हमारा जालिका रूपी। कैसा विन्यास हो गया? जालिका रूपी विन्यास। नेक्स्ट पॉइंट है, घास की पत्तियों में सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ऐसी सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। ये देखिए घास की पत्तियां हैं, इनकी जो सिराएं हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम? समांतर सिरा विन्यास। तो यहाँ पे हमारी पत्ती क्लियर हो गई, और समांतर सिरा विन्यास, जालिका रूपी, मध्य सिरा, ये सब हमारा क्लियर हो गया। आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जल की बूंदें पत्ती से वाष्पोत्सर्जन के रूप में निकलती हैं, इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि पत्तियों में कुछ जल की बूंदें निकली हुई रहती हैं, कुछ जल की बूंदें उनमें गोल गोल पड़ी रहती हैं, वो पत्तियों द्वारा निकलती हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। या आप इसे ऐसे देख सकते हैं, किसी पत्ती को एक पॉलीथीन में डाल दीजिए और उसे धूप में रख दीजिए, जब आप उसे खोलेंगे तो उसमें जल की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देंगी, और उसी को हम कहेंगे वाष्पोत्सर्जन। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जल की बूंदें जो पत्ती में दिखाई देती हैं वह किस क्रिया के कारण होता है, तो वह होता है वाष्पोत्सर्जन के कारण। नेक्स्ट पॉइंट, पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। क्या होता है? पत्तियां जो होती हैं प्रकाश की उपस्थिति में और हरे रंग का एक पदार्थ होता है, उसकी उपस्थिति में भोजन बनाती हैं। उसके बाद क्या होता है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। भोजन बनाने में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को हम क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। जब ये क्रिया होगी तो इसके बाद क्या होगा? ऑक्सीजन को वह निष्कासित करेंगी, मतलब निकालेंगी, मतलब ऑक्सीजन देती हैं। अंततः क्या होता है कि इस भोजन को पत्तियां विभिन्न भागों में अपने मंड के रूप में संग्रहित कर लेती हैं। ये हो गया हमारा प्रकाश संश्लेषण और मंड के रूप में संग्रहण भोजन का। नेक्स्ट पॉइंट है, पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड का संश्लेषण करती है, अन्यथा नहीं। ये भी देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पत्तियां जो मंड का संश्लेषण करती हैं वह सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही करेंगी। अगर उन्हें अंधेरे में कहीं रख दिया जाएगा तो वह मंड का संश्लेषण नहीं करेंगी। नेक्स्ट है जड़ें। जड़ें क्या होती हैं? हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौधे का स्थिरक। पेपर में पूछा जा सकता है कि पौधे का स्थिरक किसे कहा जाता है? जड़ों को। जड़ें क्या करती हैं? वृक्ष को मिट्टी में जकड़े रखती हैं, तेजी से जमाए रखती हैं, जिससे वह गिरे ना, तो इसे कहा गया है पौधे का स्थिरक। नेक्स्ट पॉइंट है, जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक हो गई हमारी मूसला जड़ और दूसरी रेशेदार जड़। नेक्स्ट है, मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं और छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई जड़ है, ये मुख्य जड़ हो गई, इसमें जो छोटी छोटी ऐसे जड़ें निकलती हैं वह पार्श्व जड़ें होती हैं। नेक्स्ट, जिन पौधों की जड़ों में कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। इन्हें झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। इन्हीं को झकड़ा और इन्हीं को रेशेदार जड़ कहते हैं। ये कैसी होती है? इसमें ये कोई मुख्य जड़ नहीं होती, इसमें ऐसे 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 सारी जड़ें एक समान ही दिखाई देती हैं। हम ये नहीं निर्धारित कर सकते कौन सी मुख्य जड़ है। आगे देखेंगे, जड़ें मिट्टी से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। ये भी देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जड़
पत्ती, तना, तीनों के बारे में बताया गया है कि जो हमारी जड़ें होती हैं, ज़मीन में तो जड़ें ही होती हैं, तो जड़ों से क्या होता है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण जड़ें ज़मीन से करती हैं। उसके बाद जब जड़ें उनका अवशोषण कर लेती हैं तो वह तना में जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, तना जल और खनिज लवण को पत्ती और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जड़ों के बाद तना में गया, तना उनको कहाँ पहुंचाएगा, पौधों के अन्य भागों में। उसके बाद पत्तियां भोजन बनाएंगी, भोजन संश्लेषित करेंगी, फिर उस भोजन को तने से होकर अन्य विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। किस रूप में संग्रहित हो जाता है, मंड के रूप में। ये देखिए, ये है हमारी मूसला जड़ और ये है झकड़ा जड़, या इसी को रेशेदार जड़ कहेंगे। ये देखिए, आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक सीधी लाइन गई है, जो मुख्य जड़ आपको दिख रही है, फिर छोटी छोटी दिख रही है, इन्हें पार्श्व जड़ हैं। इसमें आप देखिए, कोई भी आपको मुख्य जड़ दिख रही है, सभी जड़ें एक जैसी दिख रही हैं। इसमें आप नहीं निर्धारित कर सकते कि कौन सी मुख्य जड़ है, तो ये हो गई हमारी रेशेदार जड़। नेक्स्ट, पुष्प क्या होता है। पुष्प के बाहर छोटी पत्ती की भांति दिखाई देती है, उसे हम बाह्यदल कहते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे कि पुष्प के बाहर एक जो छोटी छोटी पत्तियाँ दिखाई देती है उसे बाह्यदल कहते हैं। ये देखिए, ये गुलाब का पुष्प है, ये जो इसकी रेड कलर की हैं ये पंखुड़ियाँ हैं, और ये जो यहाँ पे ग्रीन कलर का होता है छोटा सा, इसको हम कहेंगे बाह्यदल। इसे कली से समझिए, ये जो रेड भाग है ये हो गई पंखुड़ियाँ, और ये जो ग्रीन कलर का भाग होता है, कली को चारों तरफ से घेरे रखता है, वही होता है पुष्प का बाह्यदल। आगे, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। नेक्स्ट, अंडाशय, यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग होता है। अब ये देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि पुष्प के केंद्र में जो स्थित भाग होता है, ये देखिए ये पुष्प है, इसके केंद्र में जो ये स्थित भाग है ये है स्त्री केसर। ये जो भाग है इसे स्त्री केसर कहेंगे। अंडाशय क्या होता है, ये स्त्री केसर का फूला हुआ भाग होता है। ये देखिए, ये स्त्री केसर की संरचना दिखाई गई है, ये जो इसका बीच में फूला हुआ भाग है यह है हमारा अंडाशय। नेक्स्ट पॉइंट है, अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। इसी अंडाशय के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे, बीजांड कहेंगे। नेक्स्ट है, तने पर पत्तियां, पुष्प और फल होता है। तने पर क्या क्या होता है, पत्तियां, पुष्प और फल होता है। इस चित्र को देखिए, ये जो उभरा हुआ भाग है इसे तो हमने बता दिया, ये है हमारा अंडाशय। आगे ये जो इसका पतला सा भाग है इसी को कहेंगे वर्तिका, और ये जो इसको ऊपर का भाग है इसको हम कहेंगे वर्तिकाग्र। आगे देखेंगे, अध्याय 7 कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम देखेंगे अध्याय 8। अध्याय 8 में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सभी क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती हैं। आप अपने से लेकर देखिए कि कुछ ना कुछ आपका शरीर करता रहेगा, कभी एकदम से शांत नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ वह करता ही रहेगा। तो स्वतः हमारे शरीर में अनेक प्रकार की गतियाँ होती रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ या घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों, जैसे कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। इन स्थानों को संधि कहते हैं। जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़ते हैं, जैसे हमारी कोहनी हो गई, कंधा हो गया, गर्दन हो गई, इन जगहों पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और इन्हीं जगह से अपने शरीर को घुमा सकते हैं। कुछ संधियाँ जैसे कंदुक खल्लिका संधि क्या होती है ये, इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है, जैसे हाथ और कंधे को जोड़ने वाली संधि। ये देखिए कंदुक खल्लिका संधि है जो हाथ और कंधे को जोड़ रही है। यहाँ से ये क्या करती है, ये सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। नेक्स्ट है धुराग्र संधि। ये क्या होती है, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि होती है। इसमें बेलनाकार संधि एक छल्ले के रूप में घूमती है। क्या होती है धुराग्र संधि, गर्दन और सिर को जो संधि जोड़ती है उसी को हम कहेंगे धुराग्र संधि। नेक्स्ट है हिंज संधि। हिंज संधि क्या होती है, हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज कब्जा संधि होती है, हिंज संधि को ही कब्जा संधि कहते हैं। यह कहाँ होती है, कोहनी में होती है, जिसे केवल आगे या पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। क्या होता है इसमें, केवल एक ही दिशा में गति हो सकती है, तो आगे कर लें या तो पीछे कर लें।
नेक्स्ट है, सिर के अस्थियों के बीच कुछ संधियां इन संधियों से भिन्न होती हैं। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि होती। कहाँ होती है अचल संधि? ऊपरी जो जबड़ा होता है और कपाल के मध्य। नेक्स्ट है, हमारे शरीर की सभी अस्थियां शरीर को सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का हमारे शरीर का ढांचा होता है। अस्थियां जो होती हैं वे एक दूसरे से मिलकर एक ढांचे का निर्माण करती हैं, यही होता है कंकाल। ये देखिए पैर हैं, ये हाथ हैं, ये सभी अस्थियां हैं। आगे हम देखते हैं कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई होती हैं। ये वक्ष की अस्थि और मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। क्या कहते हैं? पसली पिंजर। किस रूप में होता है ये? शंकु के रूप में। यह देखिए ये होता है पसली पिंजर। आगे देखेंगे, मेरुदंड का निर्माण अनेक छोटे छोटे अस्थियों से बना है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो हम नीचे नहीं झुक सकते थे। ये देखिए ये है मेरुदंड, इसमें अनेक छोटी छोटी अस्थियों से ये मेरुदंड बना होता है। अगर ये एक ही अस्थि का बना होता तो इसमें यहाँ से झुकना कठिन होता, हमारे लिए झुकना कठिन होता। आगे देखेंगे श्रोणी अस्थियाँ। श्रोणी अस्थियाँ क्या होती हैं? यह बॉक्स के समान एक संरचना बनाती हैं जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। श्रोणी अस्थियाँ किस हिस्से में होती हैं? अमाशय के नीचे कूल्हे वाले हिस्से में, जिसके सहारे हम लोग बैठते हैं, वहाँ पे होती हैं श्रोणी अस्थियाँ। ये देखिए ये हैं श्रोणी अस्थियाँ। आगे देखेंगे, मानव खोपड़ी। मानव खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। कैसे बनी है? कई अस्थियां जब एक दूसरे से जुड़ी हैं तब बनी है मानव खोपड़ी। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उनकी सुरक्षा करती है। यह है मानव खोपड़ी। आगे, कंकाल के अतिरिक्त कुछ अंग भी हैं जो हड्डी जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। कान के ऊपरी भाग में उपास्थि होती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो कंकाल होता है वह तो हमारा कठोर होता है, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी अंग होते हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें हम मोड़ भी सकते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं उपास्थि। ये देखिए कान के ऊपरी भाग में उपास्थि होती है। ये है कान का ऊपरी भाग, ये कठोर नहीं होता, इसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कान का ऊपरी भाग उपास्थि उतनी लचीली नहीं होती जितनी कि कर्णपाली। देखिए उपास्थि से भी एक ज़्यादा लचीली चीज़ आ गई, वह हो गई कर्णपाली। कर्णपाली क्या होता है? कान का जो नीचे का हिस्सा होता है, आप लोग छूकर देखिए कितनी ज़्यादा लचीली होती है, ऊपरी भाग से भी ज़्यादा लचीली होती है। नेक्स्ट, मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। नेक्स्ट, आप एक हाथ की मुट्ठी बनाइए आप सब लोग। मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। ये देखिए इसमें दिखाया गया है, पहले हाथ को सीधा करिए, उसके बाद मुट्ठी बनाइए, उसके बाद ये जो इसके अंगूठे से अपने यहाँ पर कंधे पर छूने का प्रयास कीजिए आप सब लोग। हम अपनी भुजा में कुछ परिवर्तन महसूस करते हैं। देखिए आपकी भुजा में कुछ परिवर्तन हुआ होगा, उसे आप लोग छूकर देखिए। इसमें जो उभरा हुआ भाग दिखाई देता है उसे हम पेशी कहते हैं। आप लोग अपने हाथ में देख रहे होंगे कि एक यहाँ पर उभरा हुआ भाग होगा, उसको क्या कहेंगे? हम पेशी कहेंगे। संकुचित लंबाई के कारण पेशियाँ उभर जाती हैं। ऐसे जब हाथ को टाइट से मुट्ठी बांधकर कंधे को छूने का प्रयास किया जा रहा है तो उसकी लंबाई क्या हो रही है? संकुचित हो रही है। इसके कारण पेशियाँ उभर गई हैं, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर और मोटी हो जाती है, वह अस्थि को खींचती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पेशी केवल खींच सकता है। पेशी केवल खींच सकती है, यह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। कितनी पेशियों को? दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। अब हम देखेंगे केचुआ के बारे में। केचुआ क्या होता है? केचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर रखे गए छल्लों से बना होता है। ऐसा करके कुछ केचुआ बना होता है। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं।
इस प्रक्रिया को केचुआ बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इनके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। केचुआ जो होते हैं उनके शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं, वह जैसे पीछे से घटेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे वो मिट्टी पर चलते हैं। इनके शरीर में एक चिकना पदार्थ होता है जिससे वो आसानी से ज़मीन पर खिसक खिसक कर चलते हैं। पीछे से घटेंगे और आगे से बढ़ेंगे, ऐसा करके वो घट बढ़ के चलते रहते हैं। नेक्स्ट है, केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। क्या खाता है केचुआ? मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थों को बाहर निकाल देता है। केचुआ द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। केचुआ जो अनपचे पदार्थों को बाहर निकालता है उससे क्या होता है, जो मिट्टी होती है वह उपजाऊ बनती है, जिससे पौधों को फ़ायदा होता है। ये देखिए ऐसा होता है केचुआ। नेक्स्ट, घोंघा। घोंघा क्या होता है? घोंघे की पीठ पर जो गोल संरचना दिखाई देती है इसे कवच कहते हैं। यह घोंघे को बाह्य कंकाल है। क्या है? यह घोंघे का बाह्य कंकाल है। आगे दिखाएंगे घोंघा होता कैसा है, परंतु ये अस्थियों का बना नहीं होता है। घोंघे के ऊपर जो होता है गोल संरचना वह अस्थियों की बनी नहीं होती है, एकल एकक होता है। यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है, यह घोंघे के साथ खिंचता जाता है। ये देखिए यह है घोंघा, ये उसके ऊपर जो गोल संरचना है इसमें अस्थियां नहीं होती हैं, ना ही ये चलने में कोई सहायता करता है, घोंघे के साथ यह भी खिंचता जाता है। आगे, कवच का छेद खुलने पर उसके एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आ जाते हैं। मोटी संरचना इसका पाद होता है और जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। ये हो गया हमारा घोंघा और इसके बारे में सारे पॉइंट क्लियर हो गए। आगे देखेंगे तिलचट्टा क्या होता है। तिलचट्टा ज़मीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। ये है तिलचट्टा। क्या क्या करता है? ये ज़मीन पर भी चल लेता है, दीवार पर भी चढ़ लेता है और वायु में उड़ भी लेता है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। इसका कंकाल बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। तिलचट्टा के वक्ष में 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियां तिलचट्टा को उड़ने के समय उनके पैरों को गति प्रदान करती हैं। तो ये हो गया हमारा तिलचट्टा के सारे पॉइंट। नेक्स्ट है पक्षी क्या होते हैं। पक्षी हवा में उड़ सकते हैं। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पश्चपाद पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। ये देखिए पक्षी का ढांचा है, ये इनके पैर हैं, ये इनका पंख है। ये ऐसा होता है पक्षियों का ढांचा जो हड्डियों से बना होता है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। क्या होता है कि अग्रपाद की जो अस्थियां होती हैं वह रूपांतरित होकर पक्षियों के पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं। ये हो गए हमारा पक्षी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा मछली। मछलियाँ क्या होती हैं। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला और नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखी कहलाती है। ये देखिए मछली, ये इनका जो मुंह है, सिर है और ये उनकी पूंछ है। ये जो मध्य भाग है इनकी अपेक्षा काफ़ी ये पतला है। ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? धारा रेखी। यह इनके तैरने में सहायता करती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। क्या कह रहा है कि जैसे ये मछली है, ये मान लीजिए मछली है, तो जब ये तैरती हैं अगर इनका जो सिर है वो इस दिशा में जाएगा तो पूंछ इनकी इस दिशा में आएगी। अगर इनका सिर इस दिशा में जाएगा तो पूंछ इस दिशा में जाएगी। कैसे तैरती हैं ये लोग? सिर के विपरीत दिशा में इनकी पूंछ जाती है। इससे इनको तैरने में आसानी होती है। आगे देखेंगे, दिशा में मछली शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी दूसरी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। चेहरे के उसके सिर के विपरीत दिशा में पूंछ मुड़ती है। इससे एक झटका लगता है और मछली आगे की ओर बढ़ जाती है। वही हुआ कि जो इनका पूंछ विपरीत दिशा में जाती है उसकी वजह से इनके लिए तैरने में आसानी होती है। नेक्स्ट है सर्प।
सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। आपने देखा होगा सर्प ऐसा लंबा सा होता है, जो इसका मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियाँ क्षीण एवं असंख्य होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वे दूर ही क्यों ना हों। पेशियाँ मेरुदंड, पसलियाँ एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय से मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इस कारण से सर्प बहुत तेजी से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। सर्प कभी ऐसे नहीं चलता, सर्प हमेशा ऐसे ऐसे करके चलता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गैट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे प्रश्न पूछे थे। क्या कह रहा है? यहाँ पे एक अरस्तु की एक पुस्तक है, गैट ऑफ एनिमल्स। इन्होंने स्वयं अपने आप से कुछ प्रश्न पूछे थे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि गैट ऑफ एनिमल्स किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है अरस्तु की। आज का वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अध्याय के साथ मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।